रेट ऑफ फॉर्मेशन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और साथ साथ हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। और फिर आपको ये भी बताया कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। और ये भी बताया होगा कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को dx/dt से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक बात जो मैं आज बताकर आगे बढ़ूंगा वो ये कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग केमिस्ट्री में वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को अलग अलग नहीं पढ़ते, इन दोनों को सेम रख के पढ़ा जाता है। यानी कि हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे फाइंड किया जाने वाला रेट है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। इनमें हम डिफरेंशिएशन नहीं करते। जनरली हम लोग टर्मिनोलॉजीज को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक रेट लॉ। रेट लॉ की हेडिंग मेंशन कीजिए और लिखिए कि द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactant। रेट लॉ ये कहता है कि रिएक्शन रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्शन रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट लॉ में हम ये बात पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास k मेंशन किया जाता है, दैट इज कांस्टेंट। और k से मुराद होता है हमारे पास रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटा। अब देखें रेट लॉ से हमारे इस चैप्टर की डिस्कशन का थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है। रेट लॉ में हमने ये पढ़ा कि रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और उसको जब हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के दौरान हमारे पास एक कांस्टेंट आया जिसको हम रेट कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा। तो अक्सर औकात आपसे डिफरेंट तरीके से सवालात पूछे जा सकते हैं। हमसे सवालात जब पूछे जाते हैं तो चैप्टर 8 से बहुत सिंपल से सवालात पिछले सालों में बने हैं। वो सिंपल से सवालात लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। चैप्टर 8 उन चैप्टर्स में से है कि जिनमें से सवालात ऑलमोस्ट हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन चैप्टर 8 से बहुत सिंपल सवालात आते हैं। अब देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन मौजूद है। आप लोग केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं। अब इस रिएक्शन को देकर हमसे पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन क्या होगी। और बी
आपस में रिएक्ट करके सी की फॉर्मेशन करवा दें। ठीक है, अब इसमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म शो किया जाए कि मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है कि ए प्लस बी ए बी की फॉर्मेशन करवाते हैं पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में ये ए बी दूसरे मोल ऑफ ए के साथ मिलकर सी की फॉर्मेशन करवा देता है। और मैं आपसे कहूं कि अकॉर्डिंग टू द अबव रिएक्शन which of the following is considered to be the rate expression देखिए बेटा इस सवाल को, इस सवाल को देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन मौजूद है और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी सवाल में गिवन है और पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू अबव रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी दी रेट एक्सप्रेशन। और हमारे पास चार ऑप्शंस मौजूद हैं। अब चार ऑप्शंस आप देखिए और जरा मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऊपर एक रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन मैंने ड्रॉ की हुई है और यहां पे एक दूसरा रिएक्शन जिसका मैकेनिज्म भी मौजूद है सवाल में, उसका रेट एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया है। बेटा पहली एक्सप्रेशन में ये स्क्वायर मुझे लेना था, ये रह गया होगा बेध्यानी में। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे। ठीक है भाई, हमारे पास करेक्ट आंसर है इस वक्त ऑप्शन बी। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी और उसकी वजह देख लीजिए कि देखें रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन डिपेंड करती है रेट डिटरमिनिंग स्टेप से। ऊपर जो रिएक्शन था हमारे पास उसमें कोई मैकेनिज्म गिवन नहीं है। मैकेनिज्म गिवन नहीं है तो अपनी सिलेबस की लिमिट में रहते हुए मैं वो जवाब दूंगा जो मुझसे पूछा जा रहा है। तो भाई इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट एक्सप्रेशन बनानी है, मैं बना दूंगा, डायरेक्टली बना दूंगा। लेकिन अगर मुझसे रेट एक्सप्रेशन इस कंडीशन में पूछे कि मुझे एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दे दिया जाए, रिएक्शन का मैकेनिज्म दे दिया जाए, तो मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा
जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ही रेट एक्सप्रेशन बनेगी। ये बात अक्सर बच्चों को मालूम होगी, जिनको नहीं मालूम या जो बच्चे भूल गए थे वो अपने पास फिर से लिख लीजिए कि स्लोएस्ट स्टेप is the rate determining step। अगर मुझसे इस रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करने को भी बोल देगा ना, फिल वक्त तो हमने सिर्फ रेट एक्सप्रेशन बनाई है, रेट कैलकुलेट करने को भी बोल देगा तो मैं इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट कैलकुलेट करूंगा। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और पूरा रिएक्शन सिर्फ उस वाहिद स्टेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आप किसी भी मैकेनिज्म में जब स्टेप वाइज रिएक्शंस पढ़ते हैं तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन रेट को पढ़ा जाता है। सिंध बोर्ड में तो ये बात वाज़ेह तौर पे नहीं लिखी हुई, लेकिन पंजाब बोर्ड में बकायदा चैप्टर 8 के स्टार्ट में पहले ही पेज पे ये बात वाज़ेह लफ्जों में लिखी हुई है। और जब हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टॉपिक में भी ये बात वाजे होगी, थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये एक फैक्ट है, इसको आपने याद रखना है कि स्लोएस्ट स्टेप जो होगा मैकेनिज्म का वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। उसी के अकॉर्डिंग रेट एक्सप्रेशन मैनेज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। जी बेटा, अगर ऐसा मैकेनिज्म आएगा तो स्लो और फास्ट मेंशन होगा, वरना तो आप खुद सोचें कि आप कैसे जवाब देंगे। सही। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि फिल वक्त ये जो रिएक्शन पूरा दिया हुआ है, अगर मैं पूछूं कि भाई अकॉर्डिंग टू द अबव रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछूं और ऑप्शन में 0 1 2 3 मेंशन कर दूं, ठीक है, यहां पे रेट एक्सप्रेशन की जगह मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख दूं और ऑप्शंस में 0 1 2 3 लिख दूं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंसीडर टू बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शायद आप लोगों को याद हो, इस तरीके से बच्चे जवाब दे रहे हैं, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी को याद है। जिनको नहीं याद उनके रिवीजन के लिए, वैसे तो ये बहुत डिटेल में हमने पढ़ना है, लेकिन उनके रिवीजन के लिए मैं बता दूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा फिल वक्त इस रिएक्शन में। ठीक है, अब रेट लॉ की स्टेटमेंट हमने देख ली, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख ली, उससे रिलेटेड एक सवाल डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बच्चों हमारे पास ये रेट कांस्टेंट का डिस्कशन करने को आता है। रेट कांस्टेंट के हवाले से याद रखिएगा कि इसको सिंपली हम लोग अब हमारे लेवल पे 11-12 स्टैंडर्ड तक इसको सिंपली डिस्कस किया जाता है। सिंपल डेफिनेशन पढ़ी जाती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी जाती है, वो ये है कि इट इज द रेशो of the rate of reaction and the concentration of the reactant. The concentration of the reactant.
ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या बनता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि मैथमेटिकली देखा जाए तो रेट कांस्टेंट को कुछ इस तरीके से मेंशन किया जाता है। बेटा ऐसा ऑर्डर वाली बात अगर समझ में नहीं आई तो परेशानी की बात नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बकायदा एक पूरा टॉपिक है जो हमने आज या फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो तो एक सवाल ऑलरेडी मौजूद था और इस सवाल पे वो बात पूछी जा सकती थी, तो मैंने पूछ ली। जिनको याद था उन्होंने जवाब दे दिया, नहीं याद तो कोई मसला नहीं, इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से थोड़ा कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने उसको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे एक सवाल पे अगर उसको डिस्कस कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ख़त्म हो गया। स्पेशली बेटा नूरुस्सबा, आपको भी मैं कह रहा हूँ कि आप जो एक स्टेटमेंट सेंड करके पूछ रही हैं, तो वो स्टेटमेंट भी हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। फिल वक्त हमने सिर्फ एक जिक्र किया है टॉपिक, अभी ऐसा नहीं कि मैं इसी सवाल पे वो बात खत्म करके अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा एक तकरीबन एक क्लास का टॉपिक है पूरा। ठीक है, अच्छा, रेट कांस्टेंट हमारे पास जो सिंपली डिस्कस किया जाता है वो हमारे पास कैसे एक्सप्लेन किया जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और इसकी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगी। बच्चों याद रहे ये बात याद रहे कि हमारे पास रेट एक्सप्रेशन जो बनती है उसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से हमारे पास इन तीनों चीजों में रिलेशन होता है कि अगर मैं थ्योरेटिकल पर्पस पे बात करूं तो थ्योरेटिकली रेट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पे एक बात तवज्जो तलब यह है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट if the concentration of the reactant is in unity, ठीक है, यूनिटी से क्या मुराद है कि 1 हो। ठीक है, if the concentration of the reactant is 1 then एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी कि रेट इज इक्वल्स टू दी रेट कांस्टेंट, यानी कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी तो वो K से मल्टीप्लाई होके कोई चेंज क्रिएट नहीं कर सकती, तो रेट कांस्टेंट बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के। और इन दिस condition K is referred as specific rate constant. K is referred as specific rate constant. देखें बेटा, रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाया जाता है उस वक्त जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी में हो, यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जब 1 होती है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 होती है
तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, और इस कंडीशन में रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें डिस्कस करने को मिलती है। वैसे तो वो बात एक लाइन में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन पिछले सालों में ये तजुर्बा रहा कि जब एक लाइन को डिस्कस किया तो मुख्तलिफ सवालात उठे, और जब उस एक लाइन की बात को मैंने किताब की तरह 3 लाइन में तोड़ दिया तो तमाम बच्चे सेटिस्फाई हो गए। तो हमारे पास डिस्कशन बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हेडिंग मेंशन कीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स of rate constant रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो बुक की तरह 3 पॉइंट्स मैं भी मेंशन कर रहा हूं, फिर उन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स के सामने रखते हुए पिछले सालों में कई दफा एनटीएस में सवाल बन चुके हैं और हम उन सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए ये 3 पॉइंट्स देखिए बच्चों, तीनों पॉइंट में एक बात जो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं, और चैप्टर 6 में डिस्कस करते वक्त भी मैंने आपको ये कहा था कि एक्चुअल ये डिस्कशन चैप्टर 8 का है। चैप्टर 6 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर याद हो आप लोगों को, चैप्टर 6 में एक टॉपिक पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली के एक मॉडिफाइड फॉर्म था, एक मॉडिफाइड वर्जन था ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के नतीजे में हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसीडर किया जाता है। तो फिर मैंने उस वक्त ये कहा था कि चाहे वो रेट कांस्टेंट हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, चाहे वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, या चाहे वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस हो, इन तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू, इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। यानी कि अगर फिक्स टेम्परेचर होगा तो वैल्यू भी फिक्स रहती है।
ठीक है। अगर टेम्परेचर फिक्स रहेगा तो रिएक्शन मैं दोबारा करवाऊंगा अलग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के साथ, तब भी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वही रहेगी जो पहले थी। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होने पर। ये बात याद रखिएगा। इस पॉइंट के ऊपर एनटीएस में काफी बार एमसीक्यूज बन चुके हैं। 2013 में, 2015 में एनटीएस में ये सवालात बने हैं कि भाई हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया, बताइए रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 टाइम्स बढ़ा दें या डिक्रीज कर दें, किसी भी सूरत में रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात जो हम लोगों ने चैप्टर 6 में भी पढ़ी थी कि द रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि टेम्परेचर फिक्स रहेगा तो वैल्यू भी फिक्स रहती है, टेम्परेचर चेंज होता है तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इस हवाले से शायद एक रिलेशन मैंने आप लोगों को पहले बताया हो, नहीं बताया तो अभी देख लीजिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जितने भी होते हैं उन तमाम एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है और टेम्परेचर कम होने पर कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरीके से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब पढ़ा जाता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये रिलेशन इनवर्स हो जाता है, ये रिलेशन इनवर्स हो जाता है कि टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि टेम्परेचर बढ़ने पर कांस्टेंट की वैल्यू कम और टेम्परेचर कम होने पर कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। अब आपसे एनटीएस में एक सवाल हो सकता है। सवाल क्या हो सकता है? आप लोगों को मैंने चैप्टर 6 पढ़ाते वक्त आप लोग मुझे चैट में बताइएगा कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। चैप्टर 6 पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि भाई 2015 एनटीएस इंटीरियर सिंध में एक सवाल आया था और उस सवाल में ये पूछा गया था कि भाई केपी और केसी के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन किस एक्सप्रेशन के तहत एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो एक एक्सप्रेशन थी जो पंजाब बोर्ड की किताब में मौजूद है, वो फिर मैंने आप लोग को लिखवाई थी और फिर उसका एक न्यूमेरिकल भी करवाया था। ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि बताया था। ठीक है, तो देखें जिस तरीके से वो एक सवाल बना था कि भाई बताइए ऑप्शंस में दी गई एक्सप्रेशन में से किस एक्सप्रेशन के तहत केपी और केसी में रिलेशन बताया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है चैप्टर 8 से, वो ये कि भाई किस एक्सप्रेशन के तहत रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि किस एक्सप्रेशन के तहत टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में ये रिलेशन बताया जाता है। तो याद रखिए कि दिस रिलेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन के तहत ये रिलेशन हम पढ़ते हैं टेम्परेचर और कांस्टेंट के दरमियान। और ये आर्हेनियस इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, दिस इज के रेट कांस्टेंट, दिस इज ए इंटू ई।
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये स्मॉल ई है। ये जो तमाम बातें मैंने लिखी हैं ये ई की पावर है, ये तमाम बातें ई की पावर, इनको मैं मेंशन करते जा रहा हूं कि किस कौन सा लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये देख लीजिए कि माइनस और ये पूरी जो मैंने फ्रैक्शन को मेंशन किया, ये तमाम बातें इस स्मॉल ई की पावर है, स्मॉल ई की पावर है। तो यहां पे के से मुराद है रेट कांस्टेंट, ए से मुराद है आर्हीनियस फैक्टर, ठीक है, ई से मुराद है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, कैपिटल ई सबस्क्रिप्ट में ए, इट मींस एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का भी डिटेल डिस्कशन हमने करना है, ठीक है। इसी तरीके से आर से मुराद गैस कांस्टेंट, और टी से मुराद टेम्परेचर है। ठीक है, लेकिन आप लोग इस बात से बेफिक्र रहिएगा कि इस एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा सकता कभी, इस एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा सकता कभी, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का कभी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा सकता बेटा। ये एल नहीं है, ये ऑब्लिक है, जिससे मुराद के ई ए इज डिवाइडेड बाय आर टी। इस एक्सप्रेशन का कभी भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा सकता। उसकी एक वजह यह है कि आर्हीनियस फैक्टर एक कांस्टेंट वैल्यू है, सिंध बोर्ड में ये कांस्टेंट वैल्यू मौजूद नहीं है तो नहीं पूछा जा सकता। दूसरी बात, ये ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और यूजुअली साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऑलरेडी स्टोर होती है, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली इसको याद भी नहीं करते कि हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, और फिर उसके बाद उस एक वैल्यू की पावर हमारे पास मौजूद है, तो इसकी कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसको आप लॉगरिथम में भी कन्वर्ट कर दें तब फिर हमारे लिए ये मसला हो जाएगा कि लॉगरिथम विदाउट कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करें। तो आपने ये सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखनी है कि इस एक्सप्रेशन से अगर सवाल आएगा तो सिर्फ इतना सवाल आ सकता है कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के दरमियान रिलेशन किस एक्सप्रेशन के तहत एक्सप्लेन किया जाता है। तो दिस इज द इक्वेशन व्हिच एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर। ठीक है भाई, ठीक है। दिस ए एंड ई ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये तमाम बातें ई ए और डिवाइड बाय आर टी, ये माइनस समेत ये पूरी जो डिस्कशन है, ये जो फ्रैक्शन है, ये स्मॉल ई की पावर है। ठीक है भाई, अब देखिए अभी तक जो बातें पढ़ी उनसे सवालात बनते हैं कि अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो याद रहे एक बात, फॉर एग्जांपल में यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये रिएक्शन अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था।
इस रिएक्शन के हवाले से थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। तो इस रिएक्शन को सामने रखते हुए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाट चेंज ऑन रेट विल बी ऑब्जर्व when concentration of NO is double. ठीक है बेटा, अभी तक हम जितनी बातें पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं उन बातों से रिलेटेड एक ना एक सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि शायद मैंने आप लोगों को रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का भी एक सवाल बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमारी हुई थी ऑलमोस्ट शायद लास्ट वीक। तो रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का भी सवाल आ चुका है एनटीएस में। इसी तरीके से रेट एक्सप्रेशन डिजाइन करने का एक सवाल मैंने आपसे पूछा, वो भी एनटीएस में आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या अफेक्ट होता है बाय द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो भी मैंने आप लोगों से फिल वक्त पूछ लिया है, जो एनटीएस में पूछा जाता है, अक्सर औकात पूछा जाता है। तो व्हाट चेंज ऑन रेट विल बी ऑब्जर्व व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल। तो भाई इस सवाल में पहले तो जरा मुझे ये बता दीजिए कि किसी को सवाल को समझने में कोई कंफ्यूजन है? सवाल को समझने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपको सवाल देखकर अंदाजा हो रहा है कि क्या चीज के हवाले से पूछा जा रहा है? सवाल पढ़कर ये बात आइडिया लगा सकते हैं आप लोग कि भाई किस बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास देखें जब लफ्ज रेट लिखा हुआ है तो इट मींस हम रेट ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए भी पूछी कि कोई बात में ये ना बोले कि सर आपने तो सिर्फ रेट लिखा था, हमें लगा रेट कांस्टेंट की बात होगी इसलिए हमने बोल दिया नो चेंज। तो बेटा देखें, रेट कांस्टेंट की जब भी बात होगी तो रेट कांस्टेंट पूरा लिखा जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ रेट लिखा जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस वाला सवाल नहीं करवाया, कोई बात नहीं, करवा देंगे, ठीक है, वो एक सवाल है वो करवा देंगे। यहां पे देख लीजिए कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO। अगर NO की कंसंट्रेशन इनिशियल वैल्यू से डबल कर दी जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा मैथमेटिकली देखिए 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां तक आज के लेक्चर को मैं एंड करता हूं, यहां पे एंड करता हूं बातों को। हमने रेट कांस्टेंट तक का डिस्कशन पढ़ लिया है। अब इंशाल्लाह हमने आने वाले लेक्चर्स में
हमने वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करना है, हमने एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ना है, इसी तरीके से फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी को पढ़ना है। तो यहाँ तक हम बात रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कशन करेंगे।